देखिए, माघ मेले का आज तीसरा दिन है। मिनी कुंभ का रूप ले रहा माघ मेला प्रयागराज में भव्य और दिव्य स्वरूप ले रहा है। यहाँ अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम मेले में केदारनाथ से आए एक नागा साधु अपनी अनोखी वेशभूषा के चलते आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहे। भीमगिरी नाम के ये नागा साधु सिर पर ताज जैसा मुकुट, आंखों में चश्मा, हाथों में डमरू और पैरों में पायल पहने जहां से गुजर रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं। संगम किनारे कल्पवासी भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। माघ मेले में टेंट सिटी की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता इस बार मेले को एक विशेष पहचान दे रही है। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन में। इतनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तमाम कल्पवासी पहुंचे हुए हैं। भव्य दिव्य माघ मेले के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुआ। दूर तक फैली संगम की रेती और उस पर बसा टेंटों का शहर, जहां आस्था भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में इन दिनों त्रिवेणी किनारे अलग ही नजारा है। यहाँ माघ मेला चल रहा है, जो 1 साल पहले लगे महाकुंभ की याद दिला रहा है। शायद इसलिए इसे मिनी कुंभ कहा जाता है। माघ मगर गति रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त संगम में हैं। तरह तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे और तमाम साधु संत भी दूर दराज से इस माघ मेले में आए हैं। यहाँ माघ मेले में स्नान दान के लिए पहुँचे लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। भक्तों के अलावा साधु संत भी मेले में पहुँच रहे हैं। मेला क्षेत्र में केदारनाथ से आए एक नागा साधु अपनी वेशभूषा की वजह से चर्चा में हैं। अलग सा रूप है, कितना क्यों रखा है आपने? ये मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात है 16 कला संपूर्ण थे भगवान कृष्ण। दूसरी बात एक और है कि हम लोग नागा बाबा है, हमको श्रृंगार विंगार के लिए छूट देते हैं गुरु लोग। जितने सुंदर रहो उतना अच्छा रहो। भगवान को तो सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं। इनके सिर पर सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी सजी है, आंखों पर चश्मा और पैरों में पायल पहने हैं, जबकि इन्होंने हाथों में शिव का डमरू धारण किया हुआ है। जितना आकर्षक इनका स्वरूप है, उतनी ही सुंदर इनकी बातें भी हैं। सर में टोपी है, आंखों में चश्मा है और हाथ में डमरू है, पैर में पायल है। क्या कहेंगे महाराज, कहाँ से पधारे हैं और ये जो रूप आपने रखा है क्या कहेंगे आप? ये रूप आदि नारा आदि नर आदि अग्नेश्वर का है, जो हर इंसान का ऐसा रूप है। जो भी कोई है, संत है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई भी है, उसका आदि शरीर नर का होता है और आदि शरीर नारी का होता है। एक हाथ भारी, एक हाथ हल्का, एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, ये सबके साथ है। उनका यही अलग अंदाज श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मेला क्षेत्र में पहुंचे दूर दूर से आए श्रद्धालु इन साधु को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। जब मैं कुंभ मेले में आई थी तब ऐसे ही बहुत सारे संत मुझे देखने को मिले थे, लेकिन इस बार का जो माघ मेला लगा है ये अत्यंत में अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम लगा है, यहाँ पर पौष पूर्णिमा के बाद आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। अत्यंत भव्य, दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, इतना सुंदर, अनेकता में एकता। अगर देखना हो तो आप एक जगह के प्रयाग चले आइए। यहाँ भारत के भिन्न भिन्न कोनों से और विदेशों से भी लोग आते हैं और गंगा मैया की शरण में। माँ गंगा की महिमा अपार है। इसी मिनी कुंभ में एक माला बेचने वाली लड़की भी सुर्खियों में है। मेले में घूम घूम कर माला बेचने वाली इस लड़की से लोग मिलने पहुंच रहे हैं। इनमें ज्यादातर तो माला खरीदने के लिए नहीं, बल्कि फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। दिल ना दिया और सुकीना नाम है, तो क्या कहें? हमारा दिल ना दिया ये। हाँ, ये किसने रखा नाम? हमारा पापा ने रखा है। आप क्या करते हो? अभी ये रुद्राक्ष की माला बेचते हैं? हम भी रुद्राक्ष बेचते रहते हैं। हर साल आते हैं, हर साल जहाँ मेला जाता है वहाँ हम भी जाते रहते हैं। पर साल भी आए थे, हम आए थे, ये भी अभी भी हम आए थे। सोचे है कि कोई रुद्राक्ष हमारे बिक्री हो जाएगा, धंधा हो जाएगा। तो बिकता है रुद्राक्ष? ऐसे थोड़ा मोटा बिकता है, मगर ज्यादा कोई नहीं लेते। सब वीडियो लोग सब बनाते रहते हैं, कोई लेते नहीं है। वैसे सुकीना की तरह पिछले साल आयोजित हुए महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा भी काफी फेमस हुई थी। खैर, इन सबके बीच संगम में डुबकी लगाने के लिए भक्तों के आने जाने का सिलसिला तेज हो चला है।
माघ मेले में उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता इस बार मेले को एक विशेष पहचान दे रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये माघ मेले की शुरुआत होते ही चहल पहल शुरू हो गई है। कल्पवासियों की भी संगम तट पर लाखों कल्पवासियों ने टेंट सिटी में अपना बसेरा बनाया हुआ है। कल्पवास के तहत कठोर नियमों और दृढ़ संकल्पों के साथ ये कल्पवासी कैसे पूरी श्रद्धा के साथ इस परंपरा को निभा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की संगम तट पर लगा आस्था का सबसे बड़ा मेला माघ मेला, जिसके सबसे बड़े आकर्षण कल्पवास का शुभारंभ हुआ तो कल्पवास और कल्पवासियों की अलग दुनिया ही आबाद हो गई है। हम यहाँ पर आए हैं एक कल्पवासी क्षेत्र में, जहाँ पर तमाम कल्पवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक बयार बह रही है और यहाँ जिस तरह से कल्पवासी पूजा पाठ कर रहे हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं और पूरा दिन यहाँ भजन कीर्तन पे लगे रहते हैं। ये कहा जाता है कि 3 वक्त स्नान होता है और 1 वक्त भोजन और ज़मीन पर शयन। इसके बाद जो बचता है दिन वो भजन कीर्तन में अपना समय बिताते हैं। माघ मेला महज संतों के जुटने, उनकी साधना का तीर्थ भर नहीं, बल्कि ये वो शुभ अवसर भी है जब संगम का किनारा भगवान के नाम भजन कीर्तन करते इन गृहस्थों के कठोर तप का भी साक्षी बनता है। ये वो सद संकल्प है जिसे हर सनातनी कल्पवास के नाम से पुकारता आया है। आस्था, समर्पण और प्रेम की ये अलख संकल्प के रूप में पूरे माघ महीने प्रभु को समर्पित रहते हुए जली रहती है। कल्पवास होता है कि भगवान की भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान के लिए भजन करते रहो। नीचे साथ है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है कि जाएं। भजन कीर्तन करते रहते हैं। हाँ, भजन कीर्तन करते रहते। क्या नाम है आपका? बीती 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन मौके पर कल्पवास का शुभारंभ हुआ। ऐसे लाखों कल्पवासी करीबन 1 महीने तक तंबुओं के शहर में अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। लेकिन कल्पवास करना इतना भी आसान नहीं है। कड़ाके की ठंड में कई नियमों का पालन करते हुए कठोर संकल्पों वाली इस पुण्य परंपरा का निर्वहन होता है। कल्पवासियों के लिए माघ मेले की महिमा उनके जीवन में क्या महत्व रखती है, खुद उन्हीं से सुनिए। तुलसी माँ की पूजा करना, तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, केले में नारायण भगवान का वास होता है, इसीलिए हम केला और तुलसी को साथ रखते हैं। प्रथम पूजा सूर्य भगवान की करते हैं, फिर इनकी करते हैं, फिर अपना पूजा करते हैं, फिर नाश्ता पानी किए भजनों में। ये दिन मेरा कब बीतता है इसकी व्याख्या तो हमारा इतिहास नहीं कर पाया, तो हम ब्रह्मा जी स्वयं लिखे हैं ना, को कह सके प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मिराऊ। तो इसकी व्याख्या हम तो नहीं कर सकते, जिसकी व्याख्या स्वयं नारायण नहीं कर पाए। संगम किनारे कल्पवासी कुटिया में रहते हुए जमीन पर सोते हैं। खासकर बड़े बुजुर्ग कल्पवासी तो 1 वक्त का भोजन कर ईश्वर के भजन में खुशी खुशी मगन हैं। हमारी माताजी 42 साल से यहाँ आ रही हैं, उन्हीं के लोग क्या आते जाते रहते हैं। और यहाँ आने के बाद आध्यात्मिक शांति बहुत मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, माया मोह से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि पौष महीने सभी देवी देवता प्रयागराज में ही किसी न किसी रूप में निवास करते हैं। ऐसे में 1 महीने तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप कर कल्पवासी हजारों हजार बरस से इस परंपरा से जुड़े हैं। यह वर्णनीय है, वचन के द्वारा जो है प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये खुद रह के अनुभव किया जा सकता है कि यह स्वर्ग से भी बढ़कर अगर न होता तो देवी देवता वहाँ से 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं, रूप बदल करके स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इसी हम लोग भाई बहनों में कौन किस रूप में आया है
इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी कठोर नियमों और दृढ़ संकल्प वाले कल्पवास का श्रद्धा के साथ पालन करने वाले इन कल्पवासियों के लिए माघ मेले की महिमा उनकी सोच में जितनी गहरी पैठ रखती है, इसकी समृद्धशाली संस्कृति और परंपरा का रंग भी उतना ही गहरा नजर आता है। तो यहाँ पर जो कल्पवासी हैं पूरे महीने संगम की रेती पर आते हैं और यहाँ कल्पवास करते हैं, जब तप संयम से रहते हैं और माँ की आराधना करते हैं। और यहाँ से जब जाते हैं तो माँ से ये कहते हैं कि दोबारा फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिले। ऐसे ही यहाँ पर संगम की रेती पर धार्मिक आध्यात्मिक बहार बहती रहे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज़ टुडे। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से। राम भक्तों के लिए जल्द वो वक्त आने वाला है जब वो एक साथ पूरे राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ गुड न्यूज़ ये भी निकल कर आई है कि मंदिर निर्माण से जुड़े ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मार्च तक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ अयोध्या में नए अस्पताल और धर्मशालाएं भी बनाए जाने का प्रस्ताव है, यानी श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। उन्हीं राम के दर्शन के लिए विश्व भर से लोग रामनगरी पहुंच रहे हैं। माघ मेले के लिए प्रयागराज पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अयोध्या की राह पकड़ रहे हैं। इस बीच रामनगरी से रामलला के भक्तों के लिए शुभ समाचार आया है। राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित सभी मंदिरों के दर्शन का मार्ग जल्द श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। ये राम नगरी के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जब श्रद्धालु संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर में एक साथ दर्शन कर पाएंगे। असल में राम मंदिर निर्माण समिति की अयोध्या में 2 दिन की बैठक हो रही है। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी शामिल होने अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए पूरे राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन की व्यवस्था शुरू करने की बात कही और इस विषय पर राम मंदिर ट्रस्ट के साथ विचार विमर्श कर जल्द ही तिथि तय होने का भरोसा दिलाया। यह भावना श्रद्धालुओं की भी है कि अब जब सब निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है या कहा जा रहा है, तो फिर श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति कब तक मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से न्यास के लोग सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि अभी भी छोटी मोटी मशीनें चलती रहती हैं, ट्रैक्टर हैं, सामान सफाई किया जा रहा है, तो इस दृष्टि से रखा गया है। लेकिन मैं आशा करता जरूर हूँ कि इस माह में कोई न कोई तिथि न्यास निश्चित करेगा। राम मंदिर निर्माण समिति अपनी सभी जिम्मेदारियां लगभग पूरी कर चुकी है। बचे हुए विकास के काम भी इस साल मार्च महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। ये तो निर्माण कार्य जो अब बच गए हैं, मैं ऑडिटोरियम को सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ, वह तो अभी लगभग 6-8 महीने दूर है, लेकिन बाकी सभी मंदिर परिसर के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सभी प्रोजेक्ट्स को औपचारिक तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में यात्रियों की सहूलियत के लिए विकास के काम हो रहे हैं। इनमें नई धर्मशालाएं और अस्पताल भी शामिल हैं। 300 बेडेड हॉस्पिटल आपका और बनना है, जो कि आप देखेंगे कि रामपथ पे ही जो गुलाबबाड़ी जगह है उसके आसपास बनना है, उसकी डिज़ाइन पे भी चर्चा हुई। तो इस दोनों हॉस्पिटल में चर्चा हुई। तीसरा एक यहाँ पे नमो फाउंडेशन द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का भी, जिसमें कि टाटा के सभी डॉक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं उस फाउंडेशन में, तो वो भी बनने की बात चल रही है। आने वाले वक्त में जब श्रद्धालु रामलला के दर्शन को आएंगे तो उन्हें स्मार्ट सिटी अयोध्या में वैदिक विरासत और आधुनिक तकनीक का संगम नजर आएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वहीं बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया इलाके में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर। इस रामायण टेम्पल में करीब 210 मीट्रिक टन का दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। मंदिर न्यास बोर्ड का कहना है कि केसरिया का रामायण टेम्पल भक्ति और आस्था का एक नया केंद्र बनेगा, जहां राम भक्त और शिव भक्त एक साथ अपने आराध्यों को पूजते हुए नजर आएंगे।
ओडिशा में इन दिनों प्रकृति और पर्यटन का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। चिल्का झील पर शुरू हुआ ओडिशा बिहंगा उत्सव 2026 पूरे शबाब पर है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का इन दिनों विदेशी मेहमानों से पूरी तरीके से गुलजार है, जहां पर देश विदेश से आने वाले प्रवासी पंछी पर्यटकों और बर्ड लवर्स को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। इस उत्सव के तहत मंगला जोड़ी और नलाबना जैसे इलाकों में साइबेरिया से आए पेलिकन, फ्लेमिंगो, गोल्डन डक समेत कई दुर्लभ पंछी प्रजातियां देखने को लगातार मिल रही हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि ओडिशा सरकार की पहल से अब नलाबना क्षेत्र को दिसंबर से फरवरी के बीच में हर शनिवार और रविवार पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और 1 दिसंबर से शुरू हुआ ओडिशा बिहंगा उत्सव 2026 28 फरवरी तक क्यों ही जारी रहेगा, यानी तमाम लोग इसका दीदार कर सकेंगे। पहले नौड़ाबड़ा में आना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि फॉरेस्ट के अंडर आता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, जो मतलब बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पे जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं है आना। बट मतलब ओडिशा गवर्नमेंट को थैंक यू हम लोग बोलते हैं कि वो लोग स्टार्ट किए हैं एक बढ़िया इनिशिएटिव, जहाँ पे हम लोग नौड़ाबड़ा एवरी सैटरडे संडे फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी तक है ये वाला जो प्रोग्राम। हम लोग आके नौड़ाबड़ा में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया जैसे पेलिकन्स हो गए हैं, फ्लेमिंगोज हो गए हैं, गोल्डन डक्स हो गए हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक शानदार पहल जो भले ही नई नहीं है, लेकिन इसको अपनाने में आज भी कई छोटे बड़े संस्थान पीछे हैं। दरअसल ये पहल है सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए खोले गए क्रैच की, जिसे फिलहाल महाराष्ट्र में सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में शुरू किया गया है। यहाँ दरअसल करीब 25,000 कर्मचारी रेल कर्मी तैनात हैं, जिससे 10,000 से ज़्यादा महिला कर्मी हैं, जिनके कई महिलाओं के नवजात से लेकर प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्रैच खोला गया है, ताकि ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को देखने के साथ ही सर्विस को भी बखूबी निभा पाएं। भुसावल मंडल के डीआरएम की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसे धरातल पर मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन ने उतारा है। मध्य रेल महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित वात्सल्य शिशुगृह की स्थापना यहाँ की गई है। यहाँ की जो महिलाएं हैं जो यहाँ दिन भर काम करती है, यही वो आना जाना होता है, तो दिन भर 8-10 घंटा काम करते वक्त अपने बच्चों में अपना दिल लगा रहता है। लेकिन यही महिलाओं के बच्चे छोटे छोटे जो है आप हमारे साथ आकर देख सकते हो, इनकी यहाँ पे इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है और इनके लिए काफ़ी अच्छा स्टाफ तक के रखा है। इनकी दूध की व्यवस्था, इन्हें खेलने के लिए खिलौने, ये सारी चीज़ों का यहाँ विकृत रूप से ये इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ पे इनको संभालने के लिए कुछ आया रखी गई है, कुछ महिलाओं का स्टाफ भी रखा है। ये सारी चीज़ें देखकर बच्चे भी दिन भर अपनी मौज मस्ती करते हैं और कहीं ना कहीं जो खास करके रेल के कर्मचारियों का स्टाफ है, महिला कर्मचारी है, वो अपने काम में मन लगाकर काम करती है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे यहाँ पे सेफ हैं और मतलब मैं ऑफिस में काम करते करते अपने बच्चों को यहाँ पे टेंशन फ्री रखती हूँ कि नहीं, मैं अपना काम में भी ध्यान रहता है और जैसे बच्चों को कुछ परेशानी आती है मैं देख लेती हूँ और बता देते हैं कि कुछ परेशानी होने तो नहीं देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरा बच्चा खुश रहता है यहाँ पे। अभी देर 2-2 घंटे बाद फीडिंग भी करवाना पड़ती है बच्चों को यहाँ पे। ये बच्चा कितने महीने का है अभी? 4 मंथ की। यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मतलब इधर अपन काम भी करेंगे और यहाँ पे बच्चों को भी देखेंगे। देखिए ऐसा है ना, स्टाफ वेलफेयर हमारा एक एजेंडा होता है हमेशा, क्योंकि हमें अपने जो जितने कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी भी उनमें से एक हैं, उन सब का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं कि उनको कार्य करने में सुविधा मिल सके, तो ये उसका एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से बच्चों के लिए ये जो सुविधा बनी है उसमें विशेष रूप से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपने वहाँ पे क्रेच में जो पालने देखे होंगे वो भी हमारे ही रेल कर्मचारियों ने बनाए हैं, हम बाज़ार से नहीं लेके आए हैं। और जो इवन वहाँ पे जितनी अच्छी तस्वीरें वगैरह आपने देखी हैं वो भी हमारे रेल कर्मचारियों द्वारा बनाई गई हैं। तो ये एक बहुत ही सबके द्वारा मिलजुल के किया गया एक कार्य है, जिसमें हमारे सभी लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है
और मुझे लगता है कि ये हमारे सभी कर्मियों के लिए एक मिसाल साबित होगा और उनको आगे काम करने में मदद करेगा। बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों की रंगत बढ़ा दी है। हालांकि कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे आ गया है। ताजा बर्फबारी में कश्मीर की वादियां निखर रही हैं और सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा। श्रीनगर समेत घाटी के ज्यादातर इलाकों में आसमान घने बादलों से ढका रहा। वहीं जम्मू में ठंड की वजह से घने कोहरे की चादर लिपटी रही। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम चरम पर है। हिमाचल के ऊंचाई वाले स्थानों पर कई जगह पारा माइनस में दर्ज किया गया। उधर नॉर्थ सिक्किम में भी ऐसा ही नजारा है, यानी हर जगह बर्फबारी ही बर्फबारी है। सोनमर्ग से मनाली तक ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बर्फ के फाहे जब हाथ पर गिर रहे हैं, वो मखमली सा एहसास भर ही सोनमर्ग तक पहुंचे इन लोगों के चेहरों पर से थकान मिटाने के लिए काफी है। किसी हसीन सपने जैसे इस बर्फीले मौसम को लोग आंखों में कैद करना भूल नहीं रहे। बर्फबारी की बेपनाह खूबसूरती का ऐसा बेशकीमती तोहफा इन सैलानियों के लिए किसी यादगार लम्हे से कम नहीं है। ये जो है ना, क्यों स्विट्जरलैंड जाएं? क्यों? Why to go Switzerland when you get the snow in सोनामर्ग? सोनामर्ग कश्मीर बेस्ट। जी मैं आया हूँ कश्मीर इस पहली बार, बहुत मज़ा आ रहा है स्नोफॉल देखते हुए। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला वो क्या बोलते हैं स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल जो हम लोग अभी यहाँ देख पा रहे हैं। वहीं घाटी की खूबसूरती की एक और मिसाल गुलमर्ग में आसमान से गिरती रुई सी बर्फ का ये खूबसूरत नजारा न केवल सर्द एहसास दे रहा है बल्कि आंखों को भी सुकून दे रहा है। लोगों के लिए तो ये बर्फबारी नए साल की सौगात जैसी ही है। पूरी तरह से बर्फ की चमकार से गुलजार गुलमर्ग की फिजा में छा रही ठंडक इस जगह को ही बेपनाह खूबसूरत बना रही है, दिल के करीब ला रही है। भारी संख्या में इस बर्फबारी का दीदार और एडवेंचर करते पर्यटक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू के कई इलाकों में भी महसूस की जा रही बेतहाशा ठंड लोगों के जोश को बढ़ाती नजर आ रही है। भदरवाह में जैसे ही आसमानी सफेद फाहे बरसने शुरू हुए, पर्यटक नाचने, गाने और झूमने पर मजबूर हो गए। ब्रिज में देखे थे बर्फ, अब यहाँ एकदम असली का पूरे तरफ चारों तरफ बर्फ बर्फ देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ रखे हैं। स्नो को देख के तो हमें मजा ही आ गया सर, क्योंकि ना एकदम बढ़िया स्नो है और इतना लग रहा है कि जैसे हम बचपन में लौट गए हैं दोबारा से। बर्फबारी के बीच इस पर्यटन स्थल पर चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों का इंतजार किया जा रहा है, तो कहीं इस बर्फीले मौसम में खुद को गर्म रखने की भी कवायदें खूब हो रही हैं। वहीं डोडा जिले की भलेसा घाटी में हुई ताजा बर्फबारी से तो पूरा इलाका ही सफेद हो गया है। पहाड़, जंगल और घाटियों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ आए सैलानी भी इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। फिलहाल तो माइनस में गोता लगा रहे श्रीनगर को छोड़ दें तो कश्मीर के ज्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी खूब हो रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उम्मीद है कि घाटी के इन पर्यटन स्थलों की ही तरह श्रीनगर में भी अब बर्फबारी का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। कश्मीर में पिछले 3 दिनों के दौरान पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। रविवार को अगर श्रीनगर की बात की जाए तो इस महीने में रात का सबसे कम तापमान -2.5 डिग्री श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि कश्मीर के पर्यटन स्थलों और पहाड़ी इलाकों में ये तापमान -5 से -8 डिग्री तक लुढ़का है। यही हाल लद्दाख और करगिल का भी है। यहाँ तक कि द्रास में रात का पारा जो है -14 डिग्री तक पहुँच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन बर्फीली हवाओं के चलते और पहाड़ों पर बर्फ की मौजूदगी से
तापमान में और गिरावट आएगी। यहां तक कि श्रीनगर का तापमान -5 जा सकता है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और कोकसर में हुई बर्फबारी से यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस मनाली में ठंडक काफी बढ़ गई है। यहाँ भी माइनस में गोते लगा रहा पारा बर्फीला माहौल बनाए हुए है। जी हाँ, हमने देखा कि किस तरह रोहतांग पास और कोकसर की तरफ जो है वो स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ मनाली में भी काफ़ी जो है ठंड जो है वो बढ़ गई है। माइनस में जो है टेम्परेचर जो है वो रेंज कर रहा है। इस बार मनाली ने काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट देखे, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आए इस मौसम का जो है आनंद लेने के लिए। हालांकि मनाली में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन ऊपरी इलाकों में अटल टनल के पार बर्फबारी भी हुई और भारी टूरिस्टों का जो है रश भी गया। वहाँ पर हज़ारों टूरिस्ट भी पहुंचे इस मौसम को देखने। लेकिन ठंड का कहर लगातार जारी है और टेम्परेचर जो है माइनस में है और आसमान में जो है वो बादल छाए हुए हैं। फिलहाल तो मनाली और श्रीनगर को बर्फ का इंतजार है, लेकिन कश्मीर और हिमाचल की ज्यादातर वादियां पर्यटकों से भी गुलजार हैं। यकीनन ये बर्फबारी पर्यटन को बड़ा फायदा पहुंचाते हुए स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर रौनक झलका रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी और हिमाचल के मनाली से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के टोडा में भी काफ़ी बर्फबारी हुई है। ऐसे में सैलानी भी वहां लगातार पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस कदर बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जम्मू कश्मीर डोडा में देखने को मिल रहा है। तमाम जवान भी मुस्तैदी के साथ गश्त लगा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ खेलने में बहुत मजा आया और सारा क्रेडिट मेरा जाता है इंडियन आर्मी को। आई लव यू माय इंडियन सोल्जर। और बाकी बर्फ़ खेल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और मैं सबको यही राय देना चाहूँगा, हर साल न्यू ईयर में हर आदमी यहीं पर आए, घूमे फिरे, एंजॉय करे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ का जो वेदर है एकदम मस्त है। सुबह सुबह आने का एकदम अलग ही अपना एहसास है। यहाँ पर आने के बाद में जो एहसास होता है वो दुनिया की किसी भी कोने में नहीं है और यहाँ का एक अलग ही व्यू है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानों पर भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद पिछले दिनों में हालांकि फॉग कम हुई है, लेकिन ठंड पहले से ज़्यादा बढ़ी है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर आप तस्वीरें देखिए, कुछ सर्टेन रेंज तक विजिबिलिटी चाहे बहाल है, लेकिन शिवालिक रेंज जो यहाँ पर पहाड़ों की नज़र आती है, कसौली यहाँ से नज़र आता है और शिवालिक रेंज पूरी दिखती है, वो अब विजिबिलिटी के चलते बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ से सुखना लेक भी पार्शली आपको विजिबल है। ये कुछ असर विजिबिलिटी पर है क्योंकि फॉग का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले हालात सुधरे ज़रूर हैं। और साथ में ही आप देखिए कि जो सुखना लेक पर माहौल रहता है, सुबह की लोगों की रूटीन रहती है, वो यहाँ पर ज्यों की त्यों है, क्योंकि ज़्यादा कोहरे और ज़्यादा ठंड में लोग बचते ज़रूर हैं कि बाहर ना निकला जाए, कोई एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक के लिए टलते ज़रूर है। लेकिन जब मौसम साफ़ हो, विजिबिलिटी बेटर हो, तो सुबह की रूटीन पे वापस लौटते ज़रूर है। सुबह की एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो, जॉगिंग हो, सुखना लेक पर वैसी रौनक ज़रूर रहती है। हालांकि मौसम में बदलाव ये है कि पिछले दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी बेटर हुई है। जो गाड़ियों में आवाजाही में लोगों के बाहर निकलकर जो सैर सपाटा लोग करते थे उसमें थोड़ी बहाली ज़रूर है, लेकिन टेम्परेचर नीचे गया है। जो न्यूनतम तापमान था वो पंजाब का फरीदकोट हो जिसका 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है, अमृतसर हो जहां पर 5 डिग्री टेम्परेचर है, उसके अलावा गुरदासपुर, बठिंडा, लुधियाना, ये ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा ठंडे हैं और 4 से 5 डिग्री तापमान यहाँ पर बना हुआ है। और रात के समय और उसमें गिरावट दर्ज होती है। और पंजाब के इलाके जहाँ पर पानी लगता है या खेत गलियार हैं वहाँ पर डेंस फॉग है। और 10 जनवरी तक मौसम विभाग का अलर्ट है कि अलग अलग इलाकों में रेगुलर इंटरवल्स के साथ फॉग अपना असर दिखाएगी और साथ साथ ठंड भी अपना असर पूरा रखेगी। और इसके साथ साथ हरियाणा का सिरसा हो, महेंद्रगढ़ हो, अंबाला हो, यहाँ पर ठंड का सबसे ज़्यादा असर है और ये शहर सबसे ज़्यादा ठंडे हैं। और अगले
7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक, 9 जनवरी तक, चाहे वो पूर्वी राजस्थान है, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश है, चाहे वो कुछ पार्ट दिल्ली और यूपी का है, या चाहे हरियाणा का है, तो यहाँ पर फोग, ठंड और बिल्कुल ज़्यादा रहेगी और असर मौसम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और हिमाचल या जम्मू कश्मीर की बात हो तो लगातार स्नोफॉल जो हुई है उसके चलते शीतलहर का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़। और इसी क्रम में आपको बता दें, सिक्किम का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा भारी बर्फबारी की चपेट में नजर आ रहा है। बेशक स्नोफॉल की वजह से ये वादियां बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी ने यहाँ हालात जो है मुश्किल बना दिए हैं। बर्फबारी का सीधा असर आवाजाही पर पड़ रहा है। गंगटोक से 10 किलोमीटर ऊपर जंक्शन रोड पर बर्फबारी के कारण वाहन फिसल रहे हैं। नई साल की शुरुआत में ही ननाथुला, बाबा मंदिर चांगू और 0 पॉइंट चालुंग और उत्तरी सिक्किम के चालांग इलाके में ज़बरदस्त स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। एहतियातन इन इलाकों में सैलानियों के जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन फिसलन क्योंकि लगातार जारी है। तमाम पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालात साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं बर्फ पर पटी सड़क पर ये भारी भरकम ट्रक कैसे स्किड कर रहा है। सड़क पर लहराते ट्रक पर ड्राइवर जैसे तैसे संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा और ये ट्रक मंजिल की ओर चल पड़ा। इस हालत में यहाँ सफर बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए उत्तरी सिक्किम की एक और तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर भारी भरकम ट्रक ही नहीं बल्कि कार भी बर्फ से फिसलते हुए नजर आ रही है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद यहाँ जिंदगी कदमताल कर रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो यहाँ हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा और फिलहाल लोगों को एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी का लुत्फ तो उठा पा रहे हैं सैलानी, लेकिन ऐसे में गाड़ियों की फिसलन लगातार बढ़ जाती है और ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस दौरान यहाँ फंसे सैलानियों को काफ़ी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फबारी के बीच कैसे मुसाफिरों को अपनी कार को धक्का लगाना पड़ रहा है। फिलहाल स्नोफॉल के चलते सैलानियों को फौरी राहत की उम्मीद नहीं है, लिहाजा इन्हें हालात सामान्य होने का इंतजार है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिक्किम की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, वहीं ये जोखिम भरा भी हो सकता है क्योंकि इतनी बर्फबारी के बीच गाड़ियों की इस तरीके से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आइए बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड की। दिल्ली में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद गणतंत्र दिवस पर होने वाली भव्य परेड को लेकर रिहर्सल लगातार जारी है। परेड में शामिल जवानों के हौसले पर ठंड का कोई असर नहीं हो रहा। वो पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर हमारे जवान पूरे जोश आनवान के साथ रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड के लिए महीने भर से पहले रिहर्सल की शुरुआत हो जाती है और रोज़ हमने आपको तस्वीरें दिखाई। चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन हमारे जवान रोज़ सुबह ठंड में निकलते हैं और पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ रिहर्सल करते हुए नजर आते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवानों का जोश हाय है, बहुत कम दिन अब बचे। चलिए अब आपको चीन के हार्बिन शहर की झलक दिखाते हैं। यहाँ आइस फेस्टिवल की भव्य शुरुआत हुई। इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। चारों ओर बर्फ की चमचमाती चादर दिखाई दे रही है और सैलानी यहाँ आइस फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
बच्चे भी बर्फ में जमकर खेलते हुए दिख रहे हैं। ड्रोन से खींची गई इन तस्वीरों का नजारा बेहद मनमोहक है। जाहिर है सैलानी इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं और बर्फ से बने खूबसूरत आकृतियों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि चीन के हार्बिन शहर में हर साल सर्दियों में दिसंबर से फरवरी के बीच विश्व प्रसिद्ध आइस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव का आकर्षण बनता है आइस एंड स्नो वर्ल्ड। इसका हिस्सा बनने दुनिया भर से सैलानी यहां पहुंचते हैं। इस दौरान यहां कई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। आइस और स्नो वर्ल्ड में बर्फ से विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं और इस उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हिस्सा लेते हैं, अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। इस दौरान सोंगहुआ नदी के जमे पानी पर आइस स्केटिंग, आइस स्लाइड और कई दूसरे खेल खेले जाते हैं। तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें किस प्रकार से तमाम स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं और तमाम सुंदर आकृतियां भी बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार बड़ी बड़ी आकृतियां बनाते हैं स्नो के जरिए। तमाम सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं देखने के लिए, शानदार नज़ारे को कैप्चर करने के लिए और लुत्फ उठाने के लिए।